मुसलमान पाकिस्तान को चाहते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो सांप्रदायिक लोगों ने बड़ी मेहनत से आम लोगों के मन में पैदा की। कोई आतंकी घटना हो तब भी मुसलमान ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण स्थिति में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन क्या सच में मुसलमान पाकिस्तान परस्त होते हैं? नफरती समूह ये दावा करते हैं कि 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था। इन चुनावों के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दावा कि वो भारत के मुसलमानों की पार्टी है पुख्ता हुआ और पाकिस्तान के अलग देश बनने का रास्ता तैयार हुआ। कई नफरती इस आधार पर कहते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान को चुना तो भारत में उनकी क्या जगह। इसी आधार पर राह चलते गुंडे मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं और बड़े बड़े नेता मुसलमानों को एलियनेट करने की कोशिश करते हैं। 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया। यह आंकड़ा आया कहां से? किन लोगों ने वोटिंग की? क्या 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोटिंग की भी? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आजादी से पूर्व जनवरी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। 1585 सीटों में से 923 सीटें कांग्रेस ने जीती और 425 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। सेंट्रल असेंबली के सारे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अधिकतर मुस्लिम आरक्षित सीट्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की। इन चुनावों को लेकर एक दावा किया जाता है कि लगभग 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया था। यह दावा सिर्फ भारत में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जिन्ना समर्थक तबकों द्वारा भी फैलाया जाता है। इन दावों की सच्चाई को समझने के लिए हमें उस समय के आंकड़ों को गहराई से देखना होगा। साल 1941 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी लगभग 38 करोड़ 90 लाख थी। अगर हम अगले 5 सालों तक हर साल 1 से 1.5% के दर से जनसंख्या वृद्धि माने तो 1946 में भारत की कुल जनसंख्या करीब 43.5 करोड़ के आसपास रही होगी। इसमें मुस्लिम आबादी जो 1941 में 9.4 करोड़ थी, 1946 तक बढ़कर 10.6 करोड़ हो गई, जो देश की कुल आबादी का लगभग 24.3% है। इन मुसलमानों में से लगभग 2.5 करोड़ लोग रियासतों में रहते थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल और जूनागढ़। ये प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के द्वारा शासित नहीं थे। इन जगहों पर ऑटोक्रेटिक शासन था। इस तरह देखा जाए तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख में से 2.5 करोड़ घटाकर लगभग 8 करोड़ 10 लाख रह जाती है। अब इन 8 करोड़ 10 लाख में से सभी वयस्क थे नहीं, मतलब सभी लोगों को वोट देने की उम्र नहीं थी। उस समय वोट डालने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी था। सिर्फ 40 से 45% मुस्लिम आबादी ही वयस्क थी, यानी 8 करोड़ 10 लाख में से लगभग 3 करोड़ 20 लाख से 3 करोड़ 60 लाख तक। चलिए मान लेते हैं कि 3 करोड़ 40 लाख लोग वयस्क थे। तो क्या सभी 3 करोड़ 40 लाख लोग मुसलमानों के पास मताधिकार था? जी नहीं। 1946 के समय भारत में सार्वभौमिक मताधिकार लागू नहीं था। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि उस समय भारत में चुनाव तो होते थे, लेकिन उनमें हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यह हक केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास था। कौन से लोगों के पास? यह तय होता था संपत्ति, शिक्षा, नौकरी और टैक्स भुगतान की योग्यता से। उस दौर में वोट देने के लिए सबसे पहली शर्त होती थी संपत्ति। अगर किसी के पास एक निश्चित मूल्य से ज्यादा जमीन या संपत्ति होती तभी वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता था। इसके साथ साथ शिक्षा भी एक जरूरी शर्त थी। कम से कम मैट्रिक पास होना या उससे ऊपर की शिक्षा रखने वाले लोग ही मतदान के योग्य माने जाते थे। यानी अगर आप किसान थे, मजदूर थे, अनपढ़ थे तो आप लोकतंत्र के इस दायरे से बाहर थे। सरकार को टैक्स देने वाले या सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग भी इस योग्यता में शामिल थे। यानी कुल मिलाकर वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया था जिन्हें ब्रिटिश शासन जिम्मेदार नागरिक मानता था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कुछ चुनावी सुधार किए, जैसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इन्हीं के तहत भारत में सीमित लोकतंत्र की नींव रखी गई। लेकिन ये लोकतंत्र आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक छोटे चुने हुए अभिजात्य वर्ग के लिए था। 1937 और 46 के प्रांतीय चुनाव इसी सीमित मताधिकार प्रणाली के तहत हुए, जिसमें केवल वही लोग वोट डाल सकते थे जो कुछ तय मानकों को पूरा करते हों।
इन प्रतिबंधों के चलते सिर्फ 90 लाख से 1 करोड़ मुस्लिम वोटर ही रजिस्टर्ड थे। चलिए हम औसत 95 लाख रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर मान लेते हैं। अब बात करते हैं मतदान की। 1946 में ओवरऑल वोटर टर्नआउट लगभग 55% था, जबकि मुस्लिम सीट्स पर 60 से 65%। अगर हम हायर लिमिट को ही कंसीडर करें तो भी मतलब ये हुआ कि 90 से 100 लाख मुस्लिम वोटरों में से करीब 65% मुस्लिम्स ने वोट डाले। औसत मुस्लिम वोटर 95 लाख। इस हिसाब से 1946 के चुनाव में करीब 61.75 लाख मुस्लिम वोट पड़े। अब इन वोटों में मुस्लिम लीग को कितना समर्थन मिला? इस पर इतिहासकारों की राय है कि मुस्लिम लीग को कुल मुस्लिम वोटों में से 70 से 75% वोट मिले, जैसे प्रोफेसर आयशा जलाल और इयान टेलबॉट ने अपने शोध में कहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल पड़े 61.75 लाख मुस्लिम वोटों में से 70-75% वोट मुस्लिम लीग को मिले। मुस्लिम लीग को मुसलमानों के सिर्फ 44 से 45 लाख वोट मिले। हालांकि ये आंकड़ा सीटों के आधार पर निकला है, न कि हर क्षेत्र में पड़े वोटों के आंकड़ों से। इन वोटों के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम आरक्षित 492 सीटों में से 425 मुस्लिम सीटें जीती, जो आरक्षित मुस्लिम सीटों की लगभग 90% है। अब अगर हम क्षेत्र के आधार पर बात करें तो मुस्लिम लीग को हर जगह समान समर्थन नहीं मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग को 65 से 70% वोट मिले, बिहार में मुस्लिम लीग को 60 से 65%, जबकि बंगाल, सिंध और यूपी जैसे इलाकों में मुस्लिम लीग को 75 से 85% तक वोट मिले थे। अगर हम पंजाब को लें, जहां 44 लाख मुस्लिम वोटर थे और 65 से 70% टर्नआउट माने, तो लगभग 28.6 से 30.8 लाख वोट पड़े। इनमें से 65 से 70% मुस्लिम लीग को मिले, तो ये लगभग 18.6 से 21.6 लाख वोट बनते हैं। इसी तरह बिहार में लगभग 5-6 लाख मुस्लिम वोटर्स थे। 60 से 65% टर्नआउट हुआ, यानी 3 से 3.9 लाख वोट पड़े। इनमें से मुस्लिम लीग को 60 से 65% यानी 1.8 से 2.5 लाख वोट मिले। हालांकि बंगाल, सिंध और यूपी में मुस्लिम लीग को कुछ अधिक वोट मिले, जिससे पूरे देश का औसत 70 से 75% तक पहुंच गया और वोटों की संख्या 45 लाख के आसपास। अब मुस्लिम लीग के लगभग 45 लाख मुस्लिम वोट मान भी लें और उसे कुल मुस्लिम आबादी से तुलना करें तो यह आंकड़ा बहुत छोटा है। उस समय कुल मुस्लिम आबादी 10.6 करोड़ के आसपास थी, जैसा हमने वीडियो में पहले बताया। तो इस हिसाब से लगभग 4% मुसलमानों का ही मुस्लिम लीग को समर्थन प्राप्त था। तो जब कोई कहता है कि लगभग 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया, तो ये पूरी तरह गलत है। हकीकत यह है कि सिर्फ करीब 95 लाख मुस्लिम ही वोट देने के पात्र थे। उनमें से करीब 62 लाख ने वोट डाले और उनमें से लगभग 45 लाख ने मुस्लिम लीग को वोट किया, जो कुल मुस्लिम जनसंख्या का सिर्फ 4% के आसपास थी। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1946 के चुनावों में लगभग 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया वाला दावा एक झूठ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दावा और किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% से घटकर 2% रह गई। साल 2019 में जब सीएए कानून को लोकसभा में विधेयक के रूप में पेश किया गया, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पाकिस्तान में धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की जनसंख्या 23% से घटकर आज के वक्त में मात्र 2% रह गई है। इस दावे का उपयोग अक्सर व्हाट अबाउटरी में किया जाता है। जब भी आप सवाल उठाएंगे कि देश में मुसलमानों की हालत बहुत खस्ता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कुछ हिंदुत्ववादी नेता आपके सामने ये डाटा फेंक देंगे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है वो भी जान लेते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो डाटा पेश किया, उसमें दूर दूर तक कोई रियलिटी नहीं थी। वास्तविकता तो उससे बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये, जो डाटा उठाकर लाए हैं ये कहकर कि 1947 का है, वो 1947 का है ही नहीं। 1947 में पाकिस्तान में और हमारे देश भारत में कोई जनगणना हुई ही नहीं थी। ये असल में 1941 का डाटा है। 1941 में पश्चिमी पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं की जनसंख्या 14% थी। वहीं पूर्वी पाकिस्तान यानी कि फिलहाल के बांग्लादेश वाले इलाके में हिंदुओं की जनसंख्या 29% थी। दोनों जगहों की कुल औसत हिंदू जनसंख्या 23% थी। सबको पता है 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए। उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा और बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे। बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भारत आ गए। दोनों ही देशों में 1947 में कोई जनगणना नहीं हुई थी। इसलिए हमारे लिए जो मायने रखती है वो है 1951 की जनगणना। दोनों देशों में आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में ही हुई थी
1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या थी 1.3%। फिर 1981 में हिंदुओं की संख्या बढ़कर 1.8% तक पहुंच गई। आज के वक्त में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 2% के आसपास है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। वहीं 1931 में पंजाब में मुसलमानों की जनसंख्या 52% थी, जो 1941 में घटकर मात्र 32% रह गई। इसके बाद 1951 में मुसलमानों की जनसंख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम आबादी 32% से घटकर 1951 में मात्र 0.8% ही रह गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या में गिरावट के पीछे धर्मांतरण या उनको मारना सताना है? बिल्कुल नहीं। वहां पर वजह थी बंटवारे के समय लोगों का इधर से उधर हो जाना। हालांकि किसी विशेष धर्म या समुदाय की जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, इससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उस धर्म या समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये जग जाहिर है, लेकिन ये आंकड़े गलत हैं और इनका इस्तेमाल भी गलत तरीके से किया जाता है अत्याचार की ढाल के रूप में। तो अब जब भी कोई आपसे कहे कि लगभग 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, या फिर ये दावा करे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% से घटकर 2% रह गई है, तो आप जान चुके हैं कि इन बयानात के पीछे अधूरी जानकारियां और भ्रम फैलाने वाली राजनीति है। इतिहास को जानने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, बल्कि ये भी समझना होता है कि किन तथ्यों को कैसे तोड़कर मरोड़कर आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास को आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर समझें, न कि अफवाहों और एजेंडा से चलने वाले बयानात पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। सवाल पूछिए, रिसर्च कीजिए और सच्चाई को सामने लाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है सच और समझदारी। सच और समझदारी की इन बातों को सुनने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।